हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो इसी क्रम में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे। उसी में मैंने EVS पेडागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट लेकर के आया हूँ आपके लिए। और इस वीडियो में मैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूँगा जो सीटेट में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और ये मेरा पूरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने खुद से इस चीज़ को महसूस किया है कि सब्जेक्ट पेडागॉजी को करने का यही बेस्ट तरीका है। इसी तरीक़ों को फॉलो करके मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। और आप भी अगर इस तरीके को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है, एक उम्मीद है कि आप मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाती है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। ये एक वक्तव्य दिया गया है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह डैश है, ये क्या है? ये एक मिथक है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो वैज्ञानिक तथ्य तो है नहीं, ऐसा कहीं प्रूवन तो है नहीं महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे सारे ऑप्शन को, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा आंसर क्यों है। ठीक है, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ये सही हो सकता है, ये एक अंधविश्वास है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो सारे आंसर सही हैं, लेकिन सीटेट के लिए इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध धारणा, वो भी लैंगिक रूढ़िबद्धता जिसको कह सकते हैं आप, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यानी कि कहीं भी, ये सिर्फ EVS में नहीं, ये कहीं भी आता है अगर, तो आपको यही जानना है कि महिला और पुरुषों की जब तुलना की जाती है और महिलाओं को किसी चीज़ में सुपीरियर या इन्फीरियर बताया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, जेंडर के आधार पे भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि महिलाएं जो है वो कमज़ोर होंगी या पुरुष जो है वो कमज़ोर होंगे। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेडागॉजी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे जो हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने उठाए हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य, चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता विकास करना, ये तो है, ये आसपास के परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। अगला ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने क्रियाकलापों जोड़ना, ये भी है। ये नहीं वाले क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से किया कीजिए, गलत हो जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है। तो नहीं क्वेश्चन जिसमें लिखा हो उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। ठीक, अगला, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें जो प्रोत्साहित शब्द आया है वो आपको लगेगा बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं। पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं कभी भी जो है वो पर्यावरण अध्ययन में उनको याद करने पे बल नहीं दिया जाता है। पाठ्यपुस्तक को सर्वे सर्वा नहीं माना जाता, उसे एक माध्यम माना जाता है ज्ञान को अर्जित करने का। और इस वजह से यह ऑप्शन जो है वो नहीं है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य, और यही ऑप्शन सही है। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि चौथा ऑप्शन भी आपको पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। अगला है, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो ये तो पर्यावरण अध्ययन में पूर्ण रूप से दिया जाता है कि बच्चों की जिज्ञासा का पोषण करना। ठीक है, उनको खोजने के लिए नन्हे वैज्ञानिक के रूप में किया जाता है। इस तरह से सी ऑप्शन जो है वो नहीं है उद्देश्य, और यही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। ये एक एक क्वेश्चन जो है अपने आप में एक एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेटिंग स्केल जो होता है उसमें क्या होता है, पहली बात तो ये बता देता हूँ कि इसमें अवलोकन का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें अवलोकन का उपयोग होता है, बाकी तीनों का नहीं होता। अब इसमें होता क्या है कि एक टास्क दिया जाता है, कोई एक टास्क दिया गया और कहा गया कि उस काम को करो, सभी बच्चों को कहा गया कि इस काम को करो, और हमने उसे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमने एक स्केल बनाया और ABCD करके उसमें हमने रेटिंग कर दी। ठीक, इस तरह से तो ये हो जाता है रेटिंग स्केल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। ये एक टॉपिक है, पेड़ों के संरक्षण, उसके लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पूछ रहा है कि कौन सा
पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाना है, अगर पेड़ों के संरक्षण के प्रति, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि कक्षा में बहस आयोजित कराना, हो सकता है सही। दूसरा है समूह चर्चा, ये भी सही। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में ही आपको एक अच्छे अनुभव की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। पोस्टर बनाना, ये सही। अब आप तीनों पढ़ेंगे, चौथा भी पढ़ लेते हैं, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो आप चारों पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चारों तो सही ही है, किसी तरह से जो है बच्चों को इंगेज किया जा रहा है। लेकिन अगर बच्चों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है तो उन्हें बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पेड़ से लगाव महसूस कर सकें और वो जान सकें कि कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसमें कितनी मेहनत इन्वॉल्व होती है, और इस प्रकार वो संवेदनशील बन सकते हैं। तो इस वजह से डी ऑप्शन सही हो जाता है और यही ऑप्शन सही है भी। अगर आपको और कोई ऑप्शन लग रहा हो, डाउट लग रहा हो, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि समुदाय को एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन माना गया क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। हाँ ठीक तो है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सुलभ हैं, सस्ती हैं। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। कौन सा ऐसा बुजुर्ग कहेगा कि मेरे पास समय ही समय है? ये तो गलत बात है, तो गलत धारणा है। बहुत सारे बुजुर्ग भी व्यस्त रहते हैं। अगला, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, तो ये भी एक तरह से ये ऑप्शन सही लग सकता है, लेकिन चौथा भी पढ़ लेते हैं, तब आपसे मैं डिस्कस करूँगा। चौथा ऑप्शन है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। अब ये तो देखिए, ये तो एक तरह से गलत ही है। क्यों? क्योंकि समुदाय में उपलब्ध सभी ज्ञान जो है उसको बिना आलोचना के स्वीकार अगर आप कर लेते हैं तो आप एक तरह से अपने ग्रोथ को रोक रहे हैं। ये गलत है। कई बार कई समुदायों में गलत रीतियाँ भी होती हैं और उनको नहीं अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सबसे अधिक सही है, क्योंकि वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर देता है। ये एनसीएफ में भी लिखा हुआ है, एनसीएफ में भी लिखा गया था, एनसीएफ 2005 में, कि पर्यावरण अध्ययन को वास्तविक परिस्थिति से जोड़ना चाहिए और इसीलिए ईवीएस को क्या कहते हैं, समुदाय को ईवीएस में इंक्लूड किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। यानी कि कक्षा में जो चीज़ें बालक ने सीखी है उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है। तो इसका तात्पर्य क्या है? पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है, हो सकता है। अगला, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना। तो ये पाठ्यपुस्तकों से बाहर की चीज़ें सीखने से नहीं रिलेटेड है, ये बाहर की चीज़ों से पाठ्यपुस्तक को लिंक करने से रिलेटेड है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये तो पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण तो है नहीं और पाठचर्या से बाहर नहीं जा रहे हैं। हमने पाठचर्या के अंतर्गत रहते हुए ही पाठ्यपुस्तकों के बाहर उसको खोजा है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है और यही ऑप्शन सही है भी। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।